वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो वही सेगमेंट है जो कि हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड करते हैं और प्रॉपर्टी की तमाम चीज़ों के बारे में हम उसमें बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और साथ ही जिस तरीके की सूरत हाल अभी सोसाइटी के अंदर हम देख रहे हैं, माशरे के अंदर हम जो सिचुएशन देख रहे हैं उसके अंदर यही सिचुएशन आ रही है कि जो गैर कानूनी इमारतें हैं उनको मस्मार किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। SBCA का इदारा भी जो है इस पे बड़ा मुतहरिक नज़र आ रहा है अब जाके। पहले तो SBCA का हम ये देखते थे कि वो NOC जारी कर देता था और इस तरह की इमारतें जो हैं वो बन जाती थी और जब इमारतें इस तरह की बन के खड़ी हो जाती हैं और वहाँ पर जितने भी मकीन है वो रिहाइश पजीर जब वहाँ पर हो जाते हैं उसके बाद जो है वो कोर्ट ऑर्डर जारी करता है और ऐसी इमारतों को तोड़ा जाता है। तो इसमें नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ शहरियों का होता है, वहाँ पे रिहायशी जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं सिर्फ उनका नुकसान होता है और साथ ही साथ वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं जो कि इधर अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं और इन तमाम चीज़ों पे कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, ये तमाम सूरत हाल प्रोग्राम के अंदर हम आपको बता रहे होते हैं और आगाही दे रहे होते हैं, अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ के ऊपर आप लोग जा सकते हैं और किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और बार बार हम लोग जो एक ताकीद आप लोगों से करते हैं कि पेपर वर्किंग बहुत ज़रूरी होती है। यानी अगर कोई अनएजुकेटेड बंदा भी है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो काइंडली एक वकील से जो है वो मशवरा ले और वहाँ पर जाके पेपर वर्किंग दिखाए, वहाँ पर जाके तमाम चीज़ों को डील करे और वहाँ पर जाकर जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपना जो है वो देख सकता है कि ये चीज़ इसके लिए सही भी है या नहीं है। तो आज भी ऐसे ही बहुत सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर। जो प्रोग्राम के अंदर आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो शब्बीर अहमद साहब हैं जो कि ऑनर हैं साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के और इस्तांबुल टावर के और कराची टाइम के होस्ट भी हैं। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। शब्बीर भाई, सबसे पहले तो यही बात करेंगे क्योंकि हम रोज़मर्रा यही बातें कर रहे होते हैं, बड़ा सेंसिटिव इशू है जो इमारतें गिरने जा रही हैं और इमारतें अभी गिर भी रही हैं। अभी यही समझ नहीं आ रहा उन इमारतों को गिराएं कैसे, क्योंकि ना ऐसे हमारे पास कोई चीज़ें मौजूद हैं, ना ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे ये इमारतें गिराएं और अगर ये इमारतें गिरेंगी तो इर्द गिर्द की इमारतों को नुकसान पहुँचेगा। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है और इमारतें गिराने का जो अब ये शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं और लोगों को जो है अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप अपनी इमारतें खाली कर दें, घर खाली कर दें और हम किसी भी सूरत के ऊपर ना ये इमारत गिरा देंगे। अभी लियारी में गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया कि इमारतों में दरारें पड़ गईं क्योंकि नाक़िस मटीरियल उसमें इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद जो है उन्होंने इर्द गिर्द की 3 से 4 इमारतें भी खाली करा दी कि ये इमारत गिरेगी तो दीगर इमारतों को नुकसान पहुँचेगा और ऐसे इंसानी जानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा, मसला सारा ये आता है कि SBCA को इन्फॉर्म भी किया जाता है और लियारी वालों की शिकायत भी है कि हमने बार बार SBCA को इन्फॉर्म किया कि इमारत जो है वो खस्ताहाल हो चुकी है और ये किसी भी वक्त गिर सकती है, लेकिन वहाँ से कोई भी टीम का मेंबर नहीं आया, किसी ने विजिट नहीं किया और जब इमारत पूरी टेढ़ी हो गई, एक जानिब झुक गई, तब जाके जो है वो इस इमारत को खाली कराया गया। वो तो अल्लाह का शुक्र ये है कि वहाँ पे किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। क्या कहेंगे? देखें, वहाँ पर लियारी और ओल्ड टाउन के जितने भी इलाके हैं और आप ये देखें कि इस वक्त पोर्शन पे भी पाबंदी लग गई है। पोर्शन जो ग्राउंड प्लस 2 था और ग्राउंड प्लस 3 बन रहा है उस पर भी जो है ना पाबंदी अब लगती जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव हो रही है, अपने काम कर रही है। दूसरी बात ये है कि जो लियारी वाला जो मसला है वो मसला ये है कि इस वक्त लियारी में काफ़ी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनका नक्शा भी पास नहीं है और बिल्डिंगें बन चुकी हैं। और कुछ दौर ऐसा था लियारी का कि वहाँ पर सरकारी इदारे के लोग नहीं जाते थे, खौफ था, लेकिन अब ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि इदारे जितने भी हैं वो सबके सामने ही है। अगर इदारे एक्टिव होते तो आज नस्ला टावर का ये मसला नहीं होता, मक्का टावर का मसला नहीं होता, तिजोरी हाइट का मसला नहीं होता। इदारे एक्टिव नहीं है, ये तो सामने पब्लिक के सामने सारी बात है कि अब जब इदारे एक्टिव नहीं हैं तो फिर इनको तनख्वाहें आप किस चीज़ की दे रहे हो, इनको अलाउंस किस चीज़ के दे रहे हो, इनको फैसिलिटीज़ किस चीज़ की दे रहे हो। आप उन लोगों को नौकरियों से निकालते क्यों नहीं हो? जब इदारा काम नहीं कर रहा तो क्यों ये आवाम के पैसे ज़ाया हो रहे हैं? हम जो टैक्स दे रहे हैं या दूसरे लोग टैक्स दे रहे हैं, जो बिजनेसमैन टैक्स दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि जिन लोगों को बेसिकली ये जो लोग टैक्स दे रहे हैं ये उनके पास जॉब पे हैं। हमारे जो टैक्स हैं उनके पैसों से ये चल रहे हैं।
तो वो बेसिक तो जॉब पे है ना, और वो उस आवाम का ही ख्याल नहीं रख रहे जो आवाम इनको टैक्सेस दे रही है, जो आवाम सेल टैक्स दे रही है, जो आवाम जो है इनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, उस आवाम का ही ख्याल नहीं कर रहे। उसको यहाँ से भी खा रहे हैं, उसको वहाँ से भी खा रहे हैं। तो ये सिस्टम चलता रहेगा तो अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। तो ये तो बहुत बर्बादी की तरफ है कराची, खासकर कराची तो बर्बादी की तरफ है। बिल्कुल। और जो लोग यहाँ पर रिहाइश पसीन हैं वो तो यही दुआइयाँ दे रहे हैं कि खुदा कभी किसी की प्रॉपर्टी कराची में ना बनाए, और कराची में रिहाइश करना अब तो ऐसा हो गया है जैसे कोई अजाब हो गया है, और कभी भी कुछ भी हो जाता है कराची के अंदर, कोई भी ऑर्डर्स जारी हो जाते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इदारों को कोई नहीं देख रहा, और ऐसे ही ऑर्डर्स जारी करने के बाद उन लोगों को अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि आप फौरी तौर पर ये घर खाली कर दें। अगर वो घर खाली करेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? देखिए कराची से काफ़ी लोग जो है वो इस वक्त कराची छोड़ के इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी इस तरफ जो है ना मूव हो रहे हैं। वो इसलिए मूव हो रहे हैं कि कम से कम वहाँ बेंगलोर्स बन रहे हैं, उनको फ्लैट वाइज रेट कम मिल रहा है। यहाँ तो किसी का कुछ नहीं पता, एक घबराहट सी आ गई है। और ये देखें कितनी अजीब बात है कि ये वो शहर है जो पूरे मुल्क का आइडियल शहर होना चाहिए। पूरा मुल्क जो है ये तमन्ना करे कि यहाँ जो रेवेन्यू जनरेट करके सबसे ज़्यादा यहाँ जो कानून बने हुए हैं और यहाँ जो चीज़ें हैं वो अनलीगल हो ही नहीं सकती। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि बहुत सेंसिटिव है और इस हवाले से हम बात भी करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन इमारतों के हवाले से जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर गिरा दी जाएंगी, और जिस तरीके से हम तिजोरी हाइट्स की बात करें या नस्ला टावर की बात करें, या और अभी जो कैटेगरीज जो सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुकी हैं, लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच चुकी है, उसके बाद और कौन कौन सी इमारतें सामने आएंगी वो भी नहीं पता। अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि वो जिस घर के अंदर रह रहे हैं या जिस इमारत के अंदर रह रहे हैं वो उनके लिए महफूज भी है या नहीं है। या गुज़िश्ता रोज़ जो हमने देखा वाक़या हुआ, और जिस तरीके से नस्ला टावर के मकीनों को वहाँ से निकाला गया, वहाँ से तमाम चीज़ों को खाली कराया गया, घरों को खाली कराया गया, उनके सामानों को बाहर फेंका गया कि जल्द से जल्द जो है वो ये टावर जो है वो खाली कर दिया जाए। वहाँ से बिजली गैस का कनेक्शन मुनक़ता कर दिए, यानी लोगों का जीना जो है वहाँ पर दुश्वार हो गया कि किसी भी तरीके से ये जगह खाली कर दी जाए ताकि इस इमारत को गिरा दिया जाए। अब गिराई कैसे जाएगी इमारत, ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इमारत गिराना कोई आसान चीज़ नहीं होती। इमारत गिराने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब ये देखना होगा कि इमारत को किस सिचुएशन और किस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गिराया जाएगा, और बहुत सारे लोग अभी भी ये मुंतज़िर हैं कि उनको जो है इसका मुतबादिल ज़रूर फराहम किया जाएगा। शबीर भाई, बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं कि मुतबादिल फराहम किया जाएगा, और बिल्डर से बात चल रही है, जैसे वकील की भी बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि बिल्डर जो है वो तमाम मवाजना जो भी है या जो भी इनका पैसे बनते हैं या जो भी लैंड के पैसे हैं या चीज़ों के पैसे हैं वो बिल्डर प्रोवाइड करेगा। लेकिन बिल्डर तो खुद लॉस में जा रहा है इस वक्त। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं कि अगर एक टावर गिर रहा है, उसकी पूरी जमा पूंजी वहाँ पर लगी हुई है, वो अगर गिर जाएगी तो फिर वो दीगर जो इतने सारे लोग जो वहाँ पर रिहाइश पसीर थे उनको उनका पैसा कैसे वापस करेगा? देखिए, इसका हल ये होता है कि अगर एक बिल्डिंग में 40-50 फ्लैट है, 50 फ्लैट, ठीक है ना, और उसमें वायलेशन की हुई है, और अब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि भाई इसको तोड़ना है क्योंकि ये 300 गज एक्स्ट्रा लैंड पे बनी हुई है, ठीक है, पीछे जो 700 गज बचता है उस पर बिल्डिंग तामीर होती है। अब जिसका घर 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग का था उसको 2 बेड मिल जाए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना बिल्डर और जो रेजिडेंट है वो मिल के जो है ना आपस में डिसाइड कर लें ताकि दोनों के लिए जो है ना मसला हल हो सके। लेकिन बात तो वही है ना कि अगर बिल्डर भी यही दुहाइयाँ दे रहा है कि भाई मेरा तो टावर गिर रहा है और मैं खुद नुकसान का जो है वो इसमें फेस कर रहा हूँ, मैं खुद नुकसान का शिकार हो रहा हूँ, तो मैं अगले बंदे को कैसे फैसिलिटेट करूँ? फिर कोई एक आध फैमिली तो है नहीं, वहाँ पे तो इतनी सारी फैमिलीज रिहाइश पसीन है, तो उन तक पैसा कैसे जाएगा? ये तो एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ ना, बड़ा मसला बन चुका। और ये मेरे ख्याल से अब ये कोर्ट में केसेस चलेंगे तो शायद सालों साल केसेस चलते रहें और उसके बाद शायद जो है वो कहते हैं ना इंसान मर जाएंगे लेकिन केसेस की सुनवाई नहीं होगी। अगर देखें ऑर्डर तो आ गया उसको तोड़ने का, अगर उसको ना तोड़ने का कोई ऐसा सिलसिला होता, केसेस चल रहे होते,
तो फिर रहते रहते लोग केस चलता रहता है। नहीं, मैं तो बिल्डर के ऊपर केसेस लेकिन कह रही हूँ ये ना, कि कि- अगर लोग बिल्डर के ऊपर केसेस कर भी दें कि भाई इसको हमारे पैसे वापस करने हैं, और वही वाली बात है कि कोर्ट्स के तो यही चक्कर होते हैं कि केसेस सालों साल देखिए चलते रहते उसने हैं। तो वो तो इतने ही पैसे देगा ना जितने में सेल किया। अब लोगों ने अगर 1 करोड़ का लिया था वो आज 3 करोड़ का हो गया, तो बिल्डर का उसमें क्या है? बिल्डर तो वही अमाउंट दे सकता है जिसमें उसने परचेज किया। जिसमें पार्टियों ने इनसे परचेज किया है, वो एक्सेस अमाउंट तो नहीं दे सकता। ठीक है, उसमें भी कंट्रीब्यूट होगा। अब जो परचेजर हैं उनका ये है कि भाई अगर हमें यही अमाउंट मिलती है तो अब तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया, हम कहाँ जाएं? सही। तो ये जब तक मिल के बैठ के ये सेटलमेंट नहीं बनाएंगे तो ये उलझते रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके की नोयत अभी हम कराची के अंदर देख रहे हैं, जो इमारतों की हालत हुई हुई है, मखदूश इमारतें तो अभी आप साइड पर रखेंगे, मखदूश इमारतों की अगर हम फहरिस्त निकालें तो एक बहुत लंबी फहरिस्त निकल के सामने आएगी कि जो कि मखदूश इमारतें इस वक्त मौजूद हैं, और कराची के अंदर लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं जो कि अपनी जान को कहते हैं ना ख़तरे में डालकर वहाँ पर रह रहे हैं। और अभी तक SBCA की जानिब से ऐसा कोई चीज़ भी सामने नहीं आई कि उन इमारतों को खाली कराया जाए। SBCA एक्टिव ही नहीं नज़र आती कि वो अगर इदारा एक्टिव नज़र आए कि इन मखदूश इमारतों के हवाले से भी अगर काम किया जाए तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं। और आए रोज़ जो हम देख रहे होते हैं कि बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और इसमें इतनी इंसानों के ज़िया की जो है वो रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, इतने इंसान जो है वो मर जाते हैं। तो ये इंसानियत का जो है वो कहते हैं ना कि नुकसान है, ये किसी बिल्डर का या किसी जो है इदारे का नुकसान नहीं है, बल्कि ये इंसान की जानों का नुकसान जो है वो वही जानता है जो कि उनके रिश्तेदार होते हैं या उनके प्यारे होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखने के लिए SBCA को बड़ा मुतहरिक होना पड़ेगा इन चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन अगर मैं दीगर चीज़ों के ऊपर बात करूं, अगर मैं पॉइंट पे आऊं कि जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं रोज़ पर रोज़ और ये जो नोटिस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पे बिल्डर्स को कितना इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के अंदर? मार्केट कहाँ देख रहे हैं कि अब इन फ्यूचर मार्केट कैसे चलेगी? देखिए बिल्डर्स जो है ना वो डर गए और वो अब यही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दो, कोई ऐसा सिस्टम दो जो करप्शन से पाक हो, हम उसको अवेल करेंगे और हम उसकी SOP के मुताबिक ही ज़मीन जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक आबाद के बिल्डर ने एक और डिमांड की है कि हमें 50,000 एकड़ या 1 लाख एकड़ ज़मीन दे दी जाए। ठीक है, हम 1200 मेंबर मिलके उसको बनाएंगे। 1200 मेंबर हैं उसके आबाद के, हम सारे मिलके उसको परचेस करेंगे। सिंध गवर्नमेंट से हम ज़मीन को परचेस करेंगे। हम उसकी जो लैंड अमाउंट बनती है वो हम देंगे और हमें SOP दे दें, हम बेहतरीन सिटी बना के दिखाते हैं। अच्छा, क्योंकि अब हम एक जगह जाएं दूसरी जगह जाएं, और वैसे भी देखें शहर की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है। अब गवर्नमेंट को ये जो है ना कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब बिल्डर्स परचेजर तैयार हैं, फिर जो है गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट जो है उसके पास अमाउंट आती है, बजाय वो ज़मीनें नाकिलास में कब्जा हो जाएं, गोठ आबाद बन जाएं, तो झुग्गियाँ बन जाएं, तो उससे बेहतर नहीं है कि आपको बिल्डर्स अमाउंट दे रहे हैं। तो वो देने के लिए तैयार है और वो ये चाह रहे हैं कि हम एक बेहतरीन, जिस तरह बहरिया टाउन एक सिटी बनने जा रहा है। बिल्कुल, आपने दिया ना कमांड, तभी तो वो सिटी बनी है। ठीक है ना, अब ये भी तैयार है लैंड लेने के लिए। अब वहाँ तो एक बिल्डर है, यहाँ 1200 मेंबर हैं आबाद के, वो सारे मिलकर अगर ये ज़मीन लेते हैं, जो उनकी SOP है वो आप उनको बता दो। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हसन बख्शी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने यही बताया कि बोला अगर हम कहीं गलती करें या हम कोई गैर कानूनी काम करें, हमें उठा के जेल में डाल दें, इससे बड़ी क्या बात होगी। बिल्कुल। तो अब दूसरी बात यह है कि जो बिल्डिंगें इस वक्त तामीर हो चुकी हैं, इसका एक रेगुलर प्लान एक बना लें, एक काउंटर दे दे गवर्नमेंट कि भाई आप अपनी बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स माल लेके जाएं, वो आपको बताएंगे कि ये ओके है। तो फिर उसको एक जो है आप पेपर दे दें रेगुलेशन का कि भैया ठीक है आपकी बिल्डिंग कभी नहीं तोड़ी जाएगी। तो पब्लिक के अंदर जो खौफ है ना ये निकलेगा। अब आ गया है लोगों के अंदर खौफ। बिल्कुल, कि भाई हम लोगों के साथ बिल्डर्स के अंदर भी खौफ आ गया है। बिल्डर्स के अंदर भी आ गया है कि हम हमारी कौन सी बिल्डिंग बचती है कौन सी नहीं बचती। क्योंकि जब इदारों में डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए सारी चीजें, करप्शन तो सामने नजर आ रहा है ना कि करप्शन था तो ये बनी ना। अगर करप्शन नहीं होता तो ये कहाँ से बनती ही नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाला अमल अब चलता ही रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक इमारत सामने आ रही है? असल में चल इसीलिए नहीं सकता कि शहर बर्बाद हो जाएगा।
हमें कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कोर्ट के ऑर्डर अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है, जो रिहायशी उनकी अपनी दास्तान है, वो अपना रोना रो रहे हैं कि भाई हम क्या करें, बिल्डर अपना रोना रो रहे हैं। तो इन सबको मिल बैठ के जो है ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इस तरह तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। और आप ये देखें, इस वक्त नाज़ाबाद के एरिया के अंदर ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन थी, 1 की थी, वहाँ 3rd फ्लोर 4th फ्लोर डल गया। तो कितने फ्लोर कटेंगे और कितने लोग जो है ना बेघर होंगे, क्या करेंगे, उन लोगों को कहाँ घर देंगे। वैसे ही जो है वो 50,000 घर बनाने का इरादा था, वो कुछ भी नहीं हुआ, तो कहाँ देंगे घर, क्या करेंगे, तो लोग तो परेशान हो जाएंगे। नहीं, अब मैं ये भी देख रही हूँ कि वो इलाके, यानी वो पसमानदा इलाके जो कि बहुत अंदर जाके बने हुए थे, वो तक आबाद होना शुरू हो गए हैं। वही आपकी बात को शायद मैं लिंक करूँ कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि उन एरियाज़ को भी टेक ओवर किया जा रहा है। वहाँ पर भी जो है वो सारी प्रॉपर्टी डीलिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर भी जो है तरह तरह के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और वहाँ पर लोगों को रिहाइश दी जा रही है। जी, देखें वहाँ पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आबादी जो बढ़ रही है वो सोसाइटी लेवल पे बढ़ रही है, सोसाइटियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। देखें कोई ऐसा प्रोग्राम गवर्नमेंट दे कि जो बिल्डर जहाँ बाहर मुल्क में 150 मंजिला 200 मंजिला और 100 मंजिला बिल्डिंग बनती हैं, वो प्लान गवर्नमेंट को देना चाहिए, इसलिए कि अब वक्ती ज़रूरत है। अब आबादी यूं तो बहुत फैल गई, अब इसको यूं फैलाना, इसको ऊपर की उठान देना। अब ये जो है ना, अगर कोई बड़े रोड हैं तो वहाँ अगर आपने अप्रूवल जो है ग्राउंड प्लस 12 की 13 की दी है, नहीं दें, ज़्यादा अप्रूवल दें और रोड को और चौड़ा करें, ताकि जो है ये आबादी आपकी जो है समा सके। अब इस वक्त आप देखें कि एक सजानी में रिहायशी जो है उसको सदर तक आना है काम करने के लिए। अब आप मुझे बताएं ट्रैफिक का फ्लो जो है वो कितना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल करना है तो इन आबादियों को फैलाएं ज़्यादा ना, बल्कि इनको उठाएं। 50 मंजिला 100 मंजिला ये बिल्डिंग की अप्रूवल दें, ताकि जो है वो आपकी आबादी और आपका ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो आपके हाथ में कंट्रोल में आ सके। आपको लग रहा है कि यहाँ 100 मंजिला जो है ये अप्रूवल देंगे? और जिस तरीके की हम इमारतों के हम हालात देख रहे होते हैं, जितने लोग जो टेक ओवर कर रहे होते हैं, वही वाली बात है ना कि पूरा इदारे की बात करूँ या सिस्टम की बात करूँ तो वही करप्शन की नज़र हुआ हुआ है। तो वहाँ पे नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, वो मखदूश इमारतों की फहरिस्त में आ जाते हैं, उसके बाद वही इमारतें गिर जाती हैं जो कि इंसानी जानों का बाइस बनती हैं। हसास एरिया हैं, जहाँ पर हसास एरिया हैं, जहाँ पर सिविल एविएशन की एक SOP बनी हुई है कि एरोप्लेन वहाँ से गुजरते हैं, वो एरिया तो समझ में आते हैं। जिस एरिया में कोई SOP नहीं है सिविल एविएशन की और कोई दूसरे कोई मसाइल नहीं है, वहाँ पर हाई राइज देने में हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है। सिटी खूबसूरत होगी आपकी और लुक में आएगा, पूरा आपका शहर लुक में आएगा, और फिर जो आपका ट्रैफिक का मसला है वो भी कंट्रोल होगा। देखें मैं आपको बताऊं कि अगर एक आदमी सरजानी में रहता है और उसका कामकाज भी वहीं है, उसका बिजनेस भी वहीं है, उसके बच्चों के स्कूल भी वहीं है, सारी चीज़ें वहीं हैं, तो उसको वहाँ से कहीं और गाड़ी नहीं ले जानी ना। तो फिर वो जितना भी अपने इलाके का एरिया है वहीं वो घूमेगा, काम भी वहीं है, सारी चीज़ें वहीं हैं, तो ट्रैफिक का फ्लो आपका काम होगा। तो यानी यही सारी चीज़ें कि ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें हो सकें, क्योंकि ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू है हमारी कराची का, और उसकी वजह से आवाम बड़ी अजियत से दो चार हो जाती है, क्योंकि जब भी वो सड़कों पे निकलते हैं तो उनको 2-2 घंटे 3-3 घंटे से ट्रैफिक के अंदर ही सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो वो काम करने जा रहे होते हैं वहाँ पर भी उनका जो है वो इंटेंशन क्रिएट नहीं हो पाता और बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक के बाद इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ट्रैफिक के फ्लो के हवाले से और ये इमारतों के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर इन इमारतों को गिरा दिया जाएगा तो क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किस तरीके से इन इमारतों को गिराया जाता है, और साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे थे कि अगर इन इमारतों को गिरा दिया जाएगा तो जो मकीन वहाँ से निकले हैं उनको मुतबादिल कैसे फराम किया जाएगा, और अब मज़ीद और कौन कौन सी इमारतें ऐसी हैं जो कि सामने आने वाली हैं, और अगर बहुत सारी
इमारतों के नाम गैर कानूनी लिस्ट के अंदर शामिल हैं, तो ये तमाम इमारतें कब खाली कराई जाएंगी और इन पर कब एक्शन लिया जाएगा, और अगर एक्शन लिया जाएगा तो इससे कराची की साख को कितना नुकसान पहुंचेगा, ये तमाम चीज़ें प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करें। शबीर भाई, जैसे कि मैंने अभी भी बात की कि कराची की साख को मद्देनजर रखते हुए तमाम चीज़ें करनी है, और कराची ऑलरेडी बड़ा जो है मफरूज हो चुका है इस वक्त, और हम देख रहे हैं कि हर बंदा जो है वो कराची से जाने की बात कर रहा है कि भाई हम कराची से चले जाएं यहाँ से। यहाँ पर अब रिहाइश का कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। यानी वो कहते हैं ना कि आपका कराची रेवेन्यू जनरेट करता है, आपका वो शहर जो कि आपके पूरे मुल्क को चला रहा है, उस शहर को जो है नज़रअंदाज कर दिया गया, उस शहर को इतना बुरा जो कहते हैं ना हाल कर दिया गया है उसका, कि उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। कराची को लवारिस छोड़ दिया गया है। देखिए, सबसे पहली तो जो दो तीन चीज़ें जो नज़र आती हैं ट्रैफिक के हवाले से आपने बात की। ट्रैफिक में जो है इस वक्त आने वाले 10 सालों में देखा ये जा रहा है कि आपको गाड़ी चलाने की जगह मुश्किलें मिले, क्योंकि आप सुबह चले जाएं, शाम चले जाएं, रात चले जाएं, आप जो है अपनी गाड़ी को हर जगह सिग्नल आपको रोकना है, और ट्रैफिक जगह जगह पे जाम है। और आज से 10 साल पहले ये पोजीशन नहीं थी। आने वाले 10 सालों में इससे ख़राब बदतर पोजीशन होगी। इसका देखिए, शहर बढ़ रहा है, थोड़ा सा आवाम को और थोड़ा गवर्नमेंट को, दोनों को देखना है। आवाम को ये देखना है कि जो बंदा ये कोशिश कर सकता है कि इसका कारोबार, बच्चों की स्कूल, इसकी बुनियादी ज़रूरतें, जहाँ इसको गाड़ी ले जानी पड़ती है, मोटरसाइकिल ले जानी पड़ती है या कन्वेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, कि वो सारी चीज़ें उसी इलाके के अंदर ही तलाश करें। अगर थोड़े थोड़े लोग ये करना शुरू कर देंगे तो अब ये देखें ना, आप अगर सदर का इलाका देखें तो आपको हर चीज़ अवेल है। अगर आप गुलिस्तान जौहर का इलाका देखें तो वहाँ पे भी हर चीज़ आपको मिल जाती है। इसी तरह आप जो है नाज़ाबाद का इलाका देखें, सरजानी का देखें, सखी हसन का देखें, नॉर्थ नाज़ाबाद का देखें, गुलशन का देखें, जो चीज़ें बाज़ारों में मिलती हैं वो अब जो है सब जगह मिल जाती हैं। प्रॉब्लम आता है होलसेल जो चीज़ें मिलती है होलसेल में, उसका प्रॉब्लम आता है। वो बाज़ारें हर जगह नहीं है। अगर ये बाज़ारें भी हर जगह खुल जाती हैं तो फिर जो है जिसको जो ज़रूरत होगी वो वहीं पे ही अपने काम सारे निमट लेगा। शहर के ऑफिसेस जो हैं वो ज़्यादातर IA का चुंदी रोड पे देखे जाते हैं। अब हमें ज़रूरत है कि बाकी इलाकों में ऑफिसेस के बनाने की, ऐसे बिल्डिंग्स बनाई जाए जहाँ ऑफिसेस हों। मतलब ट्रैफिक का फ्लो आपको कम करना है तो शहर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, शहर के पीस करने पड़ेंगे, ताकि जो है जो लोग कहीं, अगर एक मैंने कहा ना कि एक आदमी अगर सरजानी में रहता है, वो जॉब करने जोड़िया बाजार आता है तो उसको कितना सफ़र तय करना पड़ता है। सही। अगर उसकी जॉब वहीं मिल जाती है उसको, या उसका कारोबार वहीं मिल जाता है, तो वो घर से निकलने के लिए उसको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात ये वक्त का ज़िया, उसका 1-1.5 घंटा वहाँ से यहाँ आने में और फिर शाम को वापस घर जाने में 2.5 घंटे उसके ये खर्च होते हैं। तो वक्त की कीमत है। बिल्कुल ठीक है ना। तो वक्त बचाने के लिए लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ रहते हैं ना, अपना कामकाज वहाँ रखें। मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है, और सड़कों की बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सूरत हाल है। अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें भी ऐसी हैं, टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए, सड़कें जो हमारी कराची की इस वक्त बन चुकी हैं, और सबसे बड़ा जो मसला हुआ कराची के अंदर वो ये हुआ कि जो ऐसे रोड थे जो 300 फीट के नहीं थे, उन रोडों को 200 फीट पे कमर्शियलाइज कर दिया गया। अब आपके लिए ऑप्शन नहीं बचा। अब आप रोड चौड़ा नहीं कर सकते। थोड़ी सी कसर थी तो जो है बीच में एक लाइन दे दी गई बसेस के लिए, और उस लाइन से हुआ ये कि आपके उसी रोड से ही वो हिस्सा लिया गया, जबकि रोड को बड़ा करना था उसी रोड से वो हिस्सा ले लिया गया। अब यहाँ लोगों का माइंड कुछ अलग है। लोग बसेस में सफ़र करना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर आप देखें नौजवान दूसरे तबके के या तो अपनी गाड़ी ले लेंगे या तो मोटरसाइकिल ले लेंगे, क्योंकि वो बसेस उनको उस पॉइंट पे पहुँचा नहीं सकती जो पॉइंट का उन्होंने रूट बनाया। अगर कोई किसी को 1 किलोमीटर का भी सफ़र तय करना तो पैदल नहीं जाएगा वो। सही। फिर वो यही सोचेगा मैं बस से नहीं जाता, मैं मोटरसाइकिल पे चले।
तो ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा। आप ये देखें कि अगर सारे लोग एक साथ और वो सदर के इलाके में जमा हो और सबको सरजानी जाना हो तो क्या पोजीशन होगी ट्रैफिक की? सही, बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। अक्सर आपने देखा है कि जब शहर के हालात ख़राब होते हैं या शहर में कोई ऐसी बात आ जाती है या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो लोग जल्दी घरों को जाते हैं। जिस तरह रमज़ान का पहला रोज़ा, लोग जल्दी घरों को जाने लगते हैं और ट्रैफिक और झगड़े और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये सिर्फ वजह ये है कि लोगों के जो कामकाज हैं उनके घर से वो दूर हैं। पहले लोग 10 किलोमीटर के एरिया में रहते थे, आज लोग 40 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं। उनके जो एतराफ का सफर है, जो एक एक कोना अगर आप लगा लें तो 40-40 किलोमीटर है। कहाँ 10 किलोमीटर, कहाँ 40 किलोमीटर, और वो सारी आवाम इन्हीं रोडों पे घूमती है। तो ट्रैफिक का फ्लो तो आएगा। बिल्कुल, ये थोड़ा सा आवाम को भी करना चाहिए कि कोशिश यही करे कि कामकाज वहाँ ढूंढे जहाँ उनका घर करीब है, ताकि उनको बार बार निकलना ना पड़े, जाना ना पड़े। वरना लोग इस चीज़ को गौर नहीं करते, इस चीज़ को नोट नहीं करते कि अगर मेरा बिजनेस बहुत दूर है तो मैं क्या सुबह जाना है रात आना है। लेकिन उसको उस सुबह जाना रात आने में जो दुश्वारियाँ होती है ट्रैफिक की, वो तो बढ़ती चली जाएंगी। और जैसे आबादी बढ़ती जाएगी और लोग अपने आप को सिस्टम नहीं बनाएंगे, लोग खुद जो है ये चीज़ों को महसूस नहीं करेंगे कि भाई जहाँ हमारा घर हो वहीं कामकाज हो, तो बहुत बढ़ जाएगा ट्रैफिक। 10 साल बाद आपको जगह भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके की हम सिचुएशन देख रहे होते हैं उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको हल करने की तरफ कोई नहीं चाह रहा, बल्कि दिन ब दिन ये सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। और अगर हम ट्रैफिक का निज़ाम देखें वो भी ख़राब होता जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत जगह पे ख़राब है, वो काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आवाम सिग्नल तोड़ के निकल जाती है, उससे एक्सीडेंट के रेशो में इजाफा होता है। तो ये सारे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करने के लिए बड़ा जो है ना आपको बैठना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इन मसाइल को कैसे जो है वो हल किया जाए। क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं, आवाम सफ़र कर रही होती है और आवाम रोज़ सफ़र कर रही होती है और आवाम की हमेशा यही दुआएं होती हैं कि कैसे इन तमाम चीज़ों से बाहर आ सके। और दूसरी जानिब अगर हम मखदूश इमारतों की बात करें तो वो भी देखें आप कि अभी लियारी का ये वाक़या आया कि लियारी में जो है वो इमारत टेढ़ी हो गई, तब जाके वो इमारत को खाली कराया गया। यानी गिरने का इंतज़ार किया जाता है कि गिरेगी इमारत या टेढ़ी हो जाएगी, तब जाके जो है वो कोई इदारा वहाँ पहुँचेगा, SBC का इदारा पहुंचेगा, वो देखेगा कि किस तरीके से अब उसको खाली कराना है। और इर्द गिर्द की 3 इमारतें और खाली करा दी। क्या उन लोगों का क्या कसूर था, या उन लोगों के लिए क्या अब ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं? स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताता और कहता है कि खाली कर दो। फिर थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाले और बिल्डिंगों को ये डिमोलिश करने का, जो अनऑफिशियल बिल्डिंगें हैं उनको डिमोलिश करने का ऑर्डर जो निकाला है, थोड़ा सा आवाम के अंदर जो है ना ये अवेयरनेस आई है। अब लोग जो है ना पूछते हैं बिल्डर से, भाई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, इसकी NOC है नहीं है, ये सारी चीज़ें अब जो सामने आ रही। अब बिल्डरों को भी मैंने देखा है कि वो जो है NOCs वगैरह अपने पेज पे, अपनी जो है वो पोस्टों पे लगा रहे हैं कि हमारे पास NOC है और ये सारी चीज़ें। अब आस्ते आस्ते फर्क आता जा रहा है, डर आ गया ना। नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि NOC अगर आप दिखाएंगे तो आवाम का एतमाद बहाल होगा ना। पहले नहीं होता था ना, पहले नहीं, अभी हम प्रोग्राम के थ्रू आउट भी तो यही अवेयरनेस दे रहे हैं आवाम को। बार बार हम यही बता रहे होते कि पेपर वर्किंग आप लोग ज़रूर मुकम्मल करें। पेपर वर्किंग के बगैर आपका गुजारा नहीं है। तमाम चीज़ों को आप देखें, क्योंकि इदारे जो हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं और जो बिल्डर्स हैं वो भी अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो आवाम का फ़र्ज़ ये बनता है कि जब सर्वाइव आप लोग कर रहे हैं और हर सिचुएशन को आप लोग फेस कर रहे हैं, तो चेक एंड बैलेंस रखने का काम भी आपका है। क्योंकि जब इधर उधर से कोई भी चीज़ आप लोग के लिए प्रॉपर नहीं हो रही, तो पेपर एटलीस्ट जो कि आपके पास मौजूद हैं, जो कि आप लैंड खरीदने जा रहे हैं या बेंगलो खरीद रहे हैं या कोई भी फ्लैट खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि अगर पेपर्स आपके पास वहाँ पर मौजूद है तो उसको ज़रूर चेक करवाएं, उसको जो है आइडेंटिफाई करवा लें कि ये चीज़ आपके लिए सही भी है या गलत साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया और तमाम जो है इश्यूज़ के ऊपर हमने बात की। इसके ऊपर हमने तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट किया कि जिस तरीके की सोसाइटी के अंदर हमारी अब चीज़ें चल रही हैं, कराची की जो सूरत हाल अब चल रही है वो बड़ी वर्स्ट होती चली जा रही है। तो इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो हम अपने इदारों को भी कहेंगे, लोगों को भी कहेंगे कि खुदारा इस पर नज़रसानी ज़रूर करेंगे। कराची ऐसा मुल्क है, ऐसा शहर है जो कि आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो इसकी खातिर जो है वो आपको कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।